हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल RMGS लर्नर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को RRB ग्रुप डी में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, उसके बाद में एक बार मेडिकल अनफिट होने पे क्या दोबारा चांस मिलता है या नहीं, उसके बाद में रिपोर्ट कैसे करना है, मतलब कि मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए, खासकर रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे मेरे साथ हुआ था वही कहानी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा उसके बाद में आपका फिजिकल क्लियर होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपका कंप्लीट होते ही आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा। दोस्तों उस मेडिकल मेमो में आपको किस हॉस्पिटल में जाकर के रिपोर्ट करना है और किस दिन रिपोर्ट करना है, ये डेट और हॉस्पिटल का नाम उसमें अंकित रहता है। तो उस डेट को उसी हॉस्पिटल में आपको जाकर के रिपोर्ट करना होगा। जब आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, दोस्तों हॉस्पिटल पहुंचने का भी एक अलग अलग टाइमिंग रहता है, तो टाइमिंग भी बहुत सारा मेडिकल मेमो में दर्शा दिया जाता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको 7-8 या फिर मैक्सिमम 9 बजे तक आपको हॉस्पिटल में जाकर के रिपोर्ट कर देना होगा। जैसे ही आप रिपोर्ट करिएगा तो वहाँ पे आपका LTI वेरिफिकेशंस होगा। LTI वेरिफिकेशंस कहने का मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस आपसे लिया जाएगा, ये मिलाने के लिए कि ये जो लड़का मेडिकल टेस्ट देने आया है ये सही लड़का है या नहीं, या फिर इसके जगह पे कोई और तो नहीं आ गया है। तो इसके लिए आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस लेगा। दोस्तों जैसे ही आपका LTI वेरिफिकेशंस हो जाएगा तो आपको मेडिकल के जो भी प्रोसेस है उसमें एंट्री कर लेगा। तो उसके बाद सबसे पहले जो मेरे साथ हुआ था वो मेरा शुगर टेस्ट लिया गया था। शुगर टेस्ट करने के लिए मेरा ब्लड लिया गया था। उसके बाद दूसरा में यूरिनल टेस्ट के लिए यूरिन मांगा गया था, तो यूरिन ले जा कर के दिए। मतलब कि आपका शुगर टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों चेस्ट एक्सरे हुआ। चेस्ट एक्सरे उसका एक मशीन होता है, उस पर ले जा करके चेस्ट का एक्सरे करता है, ये देखने के लिए कि कहीं हड्डी वगैरह टूटा तो नहीं है, तो चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा एक ऐसा रूम में ले जाया गया जहाँ पे अंधेला था और 2 डॉक्टर था, एक डॉक्टर था और उसका सपोर्टेड पर्सन था। तो वहाँ पे ले जा करके बोला गया कि बॉडी से सारा कपड़ा हटा दे, अब आपको केवल और केवल एक अंडरवियर पे रहना है। दोस्तों कपड़ा हटाने के बाद वहाँ पे बहुत सारा टेस्ट लिया गया। एक तो हाइड्रोसिल टेस्ट किया गया, उसके बाद बवासीर टेस्ट किया गया, उसके बाद हाथ टूटा है या नहीं उसके बारे में टेस्ट हुआ, उसके बाद पाँव टूटा है या नहीं उसके बारे में टेस्ट हुआ। दोस्तों जैसे हाथ टूटा है या नहीं चेक करने के लिए हाथ को घुमाने के लिए कहा गया, पाँव चेक करने के लिए उठक बैठक करवाया, उस अनुसार से वो गौर से देख रहा था कि इसका पाँव टूटा है या फिर सही से ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं, वो चेक किया। उसके बाद में विज़न टेस्ट करना शुरू किया। दोस्तों विज़न टेस्ट में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे कि आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि जिसको आप हिंदी में ये भी बोल सकते हैं दूर दृष्टि दोष या फिर नज़दीक दृष्टि दोष, तो ये दोनों चेक किया गया। उसके बाद में ये कलर विज़न चेक किया गया। कलर विज़न्स में एक बुक होता है, उसमें कुछ नंबर्स लिखा होता है अलग अलग कलर में, तो वो पढ़ के बताना होता है, तो कलर विज़न चेक किया गया। उसके बाद में सिग्नल टेस्ट हुआ। सिग्नल टेस्ट में होता है रेड और ग्रीन और येलो कलर होता है, उसमें आपको सडनली एक कलर दिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा कलर है, तो सिग्नल टेस्ट हुआ। दोस्तों अब हम आप लोगों को ये बताते हैं कि जो विज़न टेस्ट हुआ था उसमें कैसे कैसे होता है। तो देखिए जो आपका सामने से पढ़ने वाला होता है वो तो खैर सामने आपको बुक दिखा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा पढ़ने के लिए, तो यहाँ से ये हो जाता है। उसके बाद जो आपका दूर से पढ़ने वाला होता है उसके लिए आपको एक डिस्टेंस पे बैठा दिया जाता है, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार डिस्टेंस होता है उस स्टैंडर्ड पे। उसके बाद आपको वहाँ से पढ़ने के लिए बोला जाता है। दोस्तों इसी के अनुसार आपका मेडिकल कैटेगरी तय होता है कि आप कौन सा मेडिकल कैटेगरी में पास किए हैं। आप लोगों को बता दें कि रेलवे में अलग अलग मेडिकल कैटेगरी होता है, जैसे A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, B1 होता है, B2 होता है, C1 होता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में A1 कैटेगरी को हटा दिया गया है, सीधा स्टार्ट A2 से होता है। A2, A3, B1, B2, C1 इस टाइप से।
तो आप ग्रुप डी के लिए जा रहे हैं तो ग्रुप डी में आपका A2 से स्टार्ट होगा। A2 से स्टार्ट कहने का मतलब है कि यदि आपका आँख 6/6 या फिर 6/9 है, मतलब कि आप चश्मा नहीं लगाते हैं और सब कुछ आपको अच्छे से दिखता है और आपको जो पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड तय होगा A2। लेकिन यदि आपका चश्मा लगा हुआ है और उस चश्मे का पावर 0 डायोप्टर से 4 डायोप्टर के बीच में है, वो माइनस या फिर प्लस कुछ भी हो चलेगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि हम लोग अभी जिस उम्र में है, इस उम्र में प्लस पावर किसी का नहीं होता है। शायद ही एक आध केस ऐसा देखा जाता है जिसका पावर प्लस में होता है, लेकिन बाकी सब का माइनस में होता है। मेरा भी चश्मा का पावर माइनस में है। तो यदि आपका 0 डायोप्टर से -4 डायोप्टर के बीच में, या फिर कहें तो 0 डायोप्टर से 4 डायोप्टर के बीच में यदि आपका चश्मे का पावर है, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड तय होगा B1। दोस्तों A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 0 से 2 डायोप्टर के बीच के लिए है A3, लेकिन 0 से 4 डायोप्टर के लिए आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड तय होता है। तो इस अनुसार से तय होता है। अब एक चीज़ और बता दें कि इंडियन रेलवे की जो ग्रुप डी पोस्ट है उसमें तकरीबन 90% जो पोस्ट है उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कम से कम आपका B1 होना चाहिए। दोस्तों यदि B1 से आप ऊपर चले जाते हैं, B2 या फिर C1 में आ जाते हैं, तो आपके पास मात्र 5 से 10% ही सीट रहेगा। यानी कि इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर लाना होगा, तभी जाकर के आपको इस कैटेगरी में पास होने पर, यानी कि B2 या फिर C1 कैटेगरी में पास होने पर आपको जॉब मिल पाएगा। लेकिन यदि आपका B1 कैटेगरी तक आप पास कर रहे हैं तो आपको इंडियन रेलवे में 90% जो भी सीट है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये तो बता दिए कि कैसे कैसे होता है। अब हम आप लोगों को ये बताते हैं कि यदि आप वहाँ गए और अनफिट हो गए किसी भी चीज़ में, या आप आँख में अनफिट हो गए, या फिर आपको हाइड्रोसील है, या फिर आपको फ्लैट फुट है, या फिर आपको बवासीर है, या फिर कोई और अन्य बीमारी है, या शुगर है, तो इसके लिए यदि आपको रीमेडिकल दिया जाता है तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि जिस भी चीज़ के लिए रीमेडिकल दिया गया है, जैसे कि यदि हाइड्रोसील या फिर बवासीर के लिए रीमेडिकल दिया गया है तो इसका ऑपरेशंस होता है। आप ऑपरेशंस करवा करके दोबारा रीमेडिकल जाइएगा देने के लिए तो आपको फिट कर दिया जाएगा। वहीं यदि आपको फ्लैट फुट है तो दोस्तों फ्लैट फुट इंडियन रेलवे में 99% केसेस में चेक नहीं होता, क्योंकि जो मेडिकल स्टैंडर्ड में सारा चीज़ बताया गया है क्या क्या चेक होना है, उसमें फ्लैट फुट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो फ्लैट फुट को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना। यदि आपका फ्लैट फुट है तो भी आप फिट हो सकते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि यदि आप आँख के लिए रीमेडिकल में गए हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको फिर से वापस आकर के आपको अपना पावर ठीक कर लेना होगा। यानी कि जिस भी पावर का आपको चश्मा लगेगा उस चश्मा बनवा लेना है। साथ में जो भी मेडिकल से आप चेक करवाए हैं या फिर जिस भी डॉक्टर के पास आप चेक करवाए हैं उसका रसीद आपके पास होना चाहिए, वो जा करके आपको सबमिट करना होगा। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप कोई ना कोई सरकारी हॉस्पिटल से ही आँख को चेक करवाइएगा जब आपको रीमेडिकल देगा उस टाइम। सरकारी हॉस्पिटल से क्या होता है कि ये एक अच्छा प्रूफ माना जाता है, तभी जा कर के वो लोग उस पेपर को एक बार में बिना आपसे कुछ ज़्यादा पूछे ही वो पेपर सबमिट ले लेगा और आपको फिट कर देगा। तो ये डिटेल रहा कि आँख के बारे में। उसके बाद में बाकी फिजिकल से रिलेटेड भी हम आप लोगों को बता दिए क्या क्या होता है, जैसे हाथ पाँव वगैरह ऊपर से बाकी देख लिया जाता है। उसके बाद में सुनाई देता है या नहीं, ये चीज़ भी वो लोग आपसे इतना सारा जब स्टेप करवाता है तो उसी से वो लोग पकड़ लेता है कि हाँ इस लड़के को सुनाई दे रहा है या नहीं। और यदि शक होता है तो कान में टॉर्च जला करके भी देखता है कि इसका पर्दा ठीक तो है या नहीं है। तो ये सब पूरा डिटेल रहा। बाकी यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गया है या फिर आपके मन में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहा है कि भैया इस यदि ये ऐसा प्रॉब्लम हो तो फिर कैसे मैनेज करेंगे, या फिर ऐसा प्रॉब्लम हो तो इसके लिए क्या उपाय है, मतलब आपके मन में यदि कोई अलग सा क्वेश्चंस है जो शायद हम आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताए हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों को उस पर रिप्लाई देंगे या फिर कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर ही एक वीडियो बना दे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कोशिश किए कि हम संपूर्ण जानकारी दे दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। उसके बाद में आप अपना मेडिकल के ऊपर भी अच्छा से ध्यान दीजिए। दोस्तों यदि आप पढ़ाई करते हैं तो कम लाइट में एकदम मत पढ़िएगा, ज़्यादा लाइट में पढ़ने का कोशिश कीजिएगा ताकि आँख के ऊपर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपका आँख खराब होने से बचेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।